भूख से बिलख कर सो जाता है तो चांद बन जाता है रोटी, जिसे निगल लेता है वह गालों पे सूख चुके आंसुओं के साथ। तभी तो निकलता है चांद कि कोई बच्चा भूखा न रहे और हमें दिखता है आसमान में कुतरा हुआ चांद। यूँ तो इंसान 5 दशक पहले चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को चांद रोटी में नजर आता है। आज भी 2 वक्त की रोटी इस दुनिया में सबको नसीब नहीं, और हर दिन ना जाने कितने बच्चे पूरी दुनिया में भूख और कुपोषण से दम तोड़ देते हैं, जिसकी कभी सटीक गिनती भी नहीं हो पाती। संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। ऑडिसिस एक्सप्लोरर के आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट हर एक साल अक्टूबर के महीने में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ज्वाइंटली प्रकाशित की जाती है। पहली बार यह रिपोर्ट साल 2006 में पब्लिश हुई थी, और उसके बाद से लगातार हर एक साल यह हमें बताती रही है कि अभी भी दुनिया के हर एक लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। तो भूख दरअसल है क्या? भूख को आमतौर पर पर्याप्त कैलोरी की कमी से जुड़े संकट के रूप में समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भोजन की कमी या अल्पपोषण को परिभाषित करता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए एक न्यूनतम आहार की आवश्यकता होती है। ऊर्जा अर्थात कैलोरी की यह जरूरत हालांकि व्यक्ति के लिंग, उसके कदकाठी और उसकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। यह ज़रूरत अगर पूरी न हो तो इंसान भूखा रह जाता है। अपने सबसे चरम पर भूख से भूखमरी और अकाल हो सकता है। हालांकि भूख केवल कैलोरी की कमी तक ही सीमित नहीं है, और न ही यह हमेशा घातक होती है। छिपी हुई भूख विटामिन और खनिजों की कमी को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार छिपी हुई भूख तब होती है जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाती। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक रूप से भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उद्देश्य भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है, देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना, और दुनिया के उन देशों या उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जहां भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहां अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें बात की गई है कि क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, और जो यूक्रेन में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसके अलावा अन्य जो देशों में क्राइसिस हैं, उसके कारण जो फूड सिक्योरिटी की हालत ख़राब होती जा रही है, और इस कारण हंगर की स्थिति अर्थात भूखमरी की स्थिति विश्व में और तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट दरअसल 4 संकेतकों पर आधारित एक सूचकांक है, जिसमें अल्पपोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर अर्थात चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है। अल्पपोषण क्या होता है, मतलब कि अंडर नरिशमेंट क्या होता है? यह जनसंख्या का वह हिस्सा होता है जो कैलोरी का पर्याप्त सेवन नहीं कर पा रहे हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके टोटल स्कोर का 1/3 भाग जो है यही अल्पपोषण निर्माण करता है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग किसे कहते हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप नहीं है, कम है। ये क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट मतलब कि जो गंभीर अल्पपोषण को दिखलाता है, वही है चाइल्ड स्टंटिंग। और जो GHI अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, जो स्कोर बनता है, उसमें से 1/6 भाग यही चाइल्ड स्टंटिंग निर्माण करता है। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुरूप नहीं है, ये तीव्र अल्पपोषण अर्थात एक्यूट अंडर नरिशमेंट को दर्शाता है। यह भी GHI स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है। और सबसे अंतिम में बाल मृत्यु दर अर्थात चाइल्ड मोर्टेलिटी। यह है कि 5 वर्ष की आयु से पहले अगर कोई बच्चा मर जाता है तो उसको दिखलाता है।
यह टोटल जो GHI स्कोर है उसके 1/3 भाग का निर्माण करता है। मतलब कुल स्कोर जो होता है वो 100 पॉइंट स्केल पर रखा गया है और जितना कम हो उतना बेहतर प्रदर्शन को दिखलाया जाता है। हालांकि यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि जो GHI स्कोर या रैंकिंग और संकेतक जो है ना, वो प्रत्येक वर्ष के भीतर तुलनीय है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2020 में या 2021 की जो डेटा होंगी उससे हम 2022 को हम तुलना कर सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष के अंदर में ही तुलनीय है। और होता क्यों ऐसा, क्योंकि लगातार जो ये डेटा स्रोत हैं, जहाँ से कलेक्ट होते हैं या कार्यप्रणाली जो होती है इनकी, वो बदलती रहती है, संशोधित होती रहती है समय के हिसाब से। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 21 में कैसा था, 22 में कैसा है स्कोर। लेकिन 2022 का है जो GHI स्कोर है वो करीब करीब 2000 वर्ष 2000, 2007 और 2014 के GHI जो उस समय जो कार्यप्रणाली थी, उस समय जो संकेतांक थे, उससे मैच करती है। तो हम लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं। टोटल स्कोर जो 100 होता है उसमें से 20 से लेके 34.9 के बीच का जो स्कोर होता है उसको गंभीर माना जाता है, सीरियस श्रेणी में रखा जाता है। बहुत सारी श्रेणियां हैं दरअसल, तो 20 से 34.9 वाला जो पोर्शन है स्कोर का, उसको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। अब भारत जो है, भारत का स्कोर है 29.1 इस बार जो 2022 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। इस 29.1 मतलब ये गंभीर श्रेणी में भारत को भी रखा गया है। मतलब कि अगर 121 देशों की अगर बात करें टोटल, दरअसल जो GHI आंकड़े इस बार निकाले गए हैं वो 121 देशों के निकाले गए हैं। मतलब 121 देशों के डाटा उनको मिले जिसके आधार पर उन्होंने उसकी रैंकिंग की। तो इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है। इवन जो पाकिस्तान है वो 99वें पायदान पे है। मतलब भारत से बेहतर स्थिति में है वो, अगर भुखमरी की बात करें तो। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो जो श्रीलंका है उसकी स्थिति सबसे अच्छी है। हालांकि वह आर्थिक संकटों से जूझ रही है, फिर भी उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। मतलब दक्षिण एशिया में सबसे बढ़िया है, वो 64वें स्थान पे है। पड़ोसी देश नेपाल वो 81वें स्थान पे और बांग्लादेश भी 84वें स्थान पे। मतलब कि अफगानिस्तान को अगर छोड़ दें, जिसका इस 121 में 109वां स्थान है, तो भारत से स्थिति सबकी अच्छी है। मतलब अगर हम बात करें कि इस लिस्ट में अगर 107वां स्थान मिलता है, वाकई गंभीर स्थिति है। हालांकि भारत सरकार जो है वो बोलती है कि भाई जो GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो मेथडोलॉजी है वो सही नहीं है, उसी पर सवाल उठाती है। सरकार का कहना क्या है कि मतलब ये जो GHI है वो भुखमरी के एक भ्रामक मापन का प्रयोग करती है। मतलब जो उसके 4 संकेतांक हैं उसमें से 3 जो हैं वो तो बच्चों से ही संबंधित हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, ये तीनों के तीनों तो बच्चों से संबंधित हैं। तो ये पूरे पॉपुलेशन को कैसे दिखा सकती है कि पूरा पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है या हंगर है। और दूसरा भारत सरकार का कहना है कि मतलब जो GHI का चौथा संकेतक है, जो अल्पोषित आबादी का अनुपात जो है, वो जो डेटा जो कलेक्ट किया गया है 3000 लोगों का बहुत छोटा सा एक पोर्शन से डेटा का कलेक्शन किया गया है। तो भारत की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो उस 3000 के डेटा को आप पूरे भारत के डेटा के को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं। खैर जो भी हो, हम सच यही है कि हम आज भी सतत विकास लक्ष्य का जो है लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य 2 का जो एक गोल ये भी है कि वर्ष 2030 तक भूख और कुपोषण से, सभी प्रकार के कुपोषण से मुक्ति मिल जाएगी, हम समाप्त कर पाएंगे। लेकिन हम तो काफ़ी दूर हैं उससे। सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। बहुत सारे मिशन है, पोषण मिशन है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, फूड फोर्टिफिकेशन मिशन है, मिशन इंद्रधनुष है, बहुत सारे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन वो अभी तक तो नाकाफ़ी गुजरी है। तो कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि सरकार तमाम प्रयास कर रही है, अब भारत में भुखमरी और कुपोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारण देखें तो जैसे गरीबी है। गरीबी जो है क्रय शक्ति को खत्म करती है ना, तो इसके कारण जो है वो खाना तक वो पहुंच नहीं पाते। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, तो अगर खाने तक पहुंच नहीं हो पाएंगे, क्रय शक्ति उनकी नहीं रहेगी आम लोगों की, तो कुपोषण भी होंगे, लोग मरेंगे भी भूख से। तो गरीबी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत में कुपोषण या जो भुखमरी है वो समाप्त नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़, दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है। मतलब भारत में काफ़ी दिनों से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लीकेजेस हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे अनाज जो हैं, जो खाने योग्य जो अनाज हैं,
वो तो पीडीएस में पहुंचते हैं, पीडीएस के माध्यम से उसको देना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार क्या होते हैं कि वो मार्केट में बिकते नज़र आते हैं और उसकी जगह पे जो खराब अनाज है वो आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लीकेज वाली समस्या वितरण प्रणाली में है। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है प्रच्छन्न भुखमरी, मतलब हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है कि आप खा तो रहे हैं खाना, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है आपको। जैसे महिलाओं को अगर जो गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे खाने में, तो जो बच्चे होंगे वो कुपोषित ही होंगे। इवन छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी अगर खाना भरपेट खाना खा लिए, भरपेट खाना मतलब न्यूट्रिएंट से के बिना खाना, है ना, तो वो अगर नहीं मिल पाएगा बच्चों को तो वो कुपोषित होंगे ही। और भुखमरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वही स्टंटिंग वाली समस्या होगी, उनका चाइल्ड वेस्टिंग वाली समस्या होगी। तो ये हिडन हंगर भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक सामाजिक कारण भी है जो भुखमरी और कुपोषण खत्म नहीं हो रही है, कि लैंगिक असमानता जो है भारत में आमतौर पे क्या करते हैं कि लड़कियों को कम खाना मिलता है या बाद में खाना मिलता है। जब मेल मेंबर्स खा लेते हैं, लड़के खा चुके होते हैं अपने घर में, उसके बाद लड़कियों को मिलता है खाने के लिए। तो इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब ये एक तरह से बोलिए तो सामाजिक समस्या ही है। और दूसरी चीज़ जो मध्याह्न भोजन वाली जो स्कीम है, उसमें भी देखिएगा तो लड़के ज़्यादा जाते हैं स्कूल, तो उनको तो पोषक तत्व तो फिर भी मिल जाता है, खाना मिल जाता है। लड़कियां उस मामले में पीछे रह जाती हैं, उनको नहीं मिल पाता। फिर एक आता है कि पोषण संबंधी जो कार्यक्रम है उसमें ऑडिट का अभाव है, मतलब लेखा परीक्षण नहीं होती उसकी, और उसका वैसा कोई तंत्र नहीं मौजूद है। तो इसके कारण लीकेज वाली समस्या इसके कारण पैदा होती है। तो ये सब समस्याएं हैं कि मतलब तमाम प्रयास के बावजूद जो है भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही कि हम अपनी हमारे यहाँ जो भुखमरी है या कुपोषण है उसको हम समाप्त कर पाएँ। तो सवाल उठता है कि करें क्या भाई, है ना। देखिए, तीन चीज़ें हैं, एक तो पोषण, एक पहुँच और एक प्रतिबद्धता। पोषण क्या है कि मतलब पोषण को समग्रता में देखने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल खाना खा लिए तो वो हम पोषण पर्याप्त मिल गया। जितनी भी स्कीम्स हैं ना, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो स्कीम्स हैं, जल स्वच्छता वाली चीज़ें हैं, लैंगिक दृष्टिकोण वाला चीज़ें हैं, सामाजिक मानदंड, सारी चीज़ों को मिला के एक ना कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि पर्याप्त पोषण मिल सके। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, पोषण अभियान, सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो पर्याप्त पोषण मिलने की संभावना है। मतलब अच्छा खाना मिलेगा, स्वच्छ खाना मिलेगा, और जो हमारी भुखमरी वाली समस्या है, कुपोषण वाली समस्या है, वो दूर हो पाएगी। और पोषण की समग्रता का मतलब ये भी है कि केवल खाना नहीं, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी मिले। तो इस तरह के पोषण की ज़रूरत है। फिर आता है कि पहुंच। हमने कहा था तीन चीज़ें, पोषण, पहुंच और प्रतिबद्धता। पहुंच भी क्या होती है कि हमारी पहुंच हो वहाँ तक, कि हमारी एक तो आर्थिक पहुंच हो, मतलब हमारी क्रय शक्ति हो। मतलब खाना, अनाज तो है, खाना तो है, भोजन है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम खरीद नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। ये हमारी ओर से पहुँच नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़, सरकार भी जो सबसे नीचे का तबका है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं लीकेज हो जा रहा है। तो ये पहुँच बनाने की ज़रूरत है। सही तरीके से आप निरीक्षण करके कीजिए या जैसे भी कीजिए, उस पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो ताकि वो नीचे तक पहुंच पाए और हम भी वहां तक पहुंच पाएँ। जो हमारे गरीब भाई बहन है, जहां तक नहीं पहुंच पा रही चीज़ें, वो भी पहुंच पाएँ। उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, सामाजिक पहुंच। जैसे मैंने कहा कि जैसे लड़कियों की पहुंच नहीं हो पा रही है वहाँ तक काफ़ी हद तक, तो ये ज़रूरी है कि लैंगिक असमानता दूर हो और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक पहुंच भी हो सके। फिर बात आती है प्रतिबद्धता की। प्रतिबद्धता मतलब सारे स्टेक होल्डर्स। हम अगर बात करें इस भोजन की समस्या, इस कुपोषण की समस्या या भुखमरी की समस्या जो है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? तो जो लाभुक हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, सभी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो विधायिका, जैसे अब विधायिका क्या कर सकती है? जो भी योजना है वो थोड़ी
उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। पीडीएस जैसे सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब पारदर्शिता बने, विश्वसनीयता बने, ठीक है, और निम्न जो सामाजिक आर्थिक तबके के लोग हैं वहाँ तक चीज़ें पहुँच सकें। कार्यपालिका अगर बात करें तो कार्यपालिका का सामाजिक अंकेक्षण तंत्र ऐसा निर्मित हो ताकि जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका सही तरीके से अंकेक्षण हो, मॉनिटरिंग हो सके, लीकेज कम हो। हाँ, कार्यपालिका एक काम और कर सकती है कि भंडारण की जो समस्या है उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर बात करें तो भारत में जो जितना कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन होता है उसका 7% और फल एवं सब्जी का लगभग 30% जो है वो अपर्याप्त भंडारण सुविधा या कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाता है। अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो उनका ये कहना है कि यदि विकासशील देश के पास अपनी मतलब जैसे विकसित देशों के पास जो सुविधाएं हैं रेफ्रिजरेशन की या अवसंरचना जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह की, अगर वैसी विकसित देशों के समान ही विकासशील देशों के पास हो तो 200 मिलियन टन खाद्य या अपनी खाद्य आपूर्ति का लगभग 14% तक पहुँचा लेंगे वो। ये तो ऑब्वियस है कि अगर इतना बर्बादी नहीं होगी तो भूख और कुपोषण से मदद मिल सकती है। और प्रतिबद्धता लाभुक की भी ज़रूरी है। लाभुक ऐसा ना करें कि उनको खाना मिलता है, अच्छा अनाज मान लीजिए सरकार की तरफ से मिला, वो उस अनाज को बेच दिए खुले मार्केट में और उस पैसे का यूज कुछ और कर लिया, उसके बदले खराब क्वालिटी का अनाज खाए, पोषणहीन अनाज खाए। तो लाभुक को भी सचेत होने की ज़रूरत है कि सबसे ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें, उनको पर्याप्त पोषण मिले और भुखमरी की समस्या वो निजात पा सके। तो ज़रूरी है कि जो उनको मिल रहा है उसका वो सही समुचित उपयोग करें, उसको बाजार में नहीं बेचें। तो देखिए, कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए। और उसमें भी अगर रोटी ना हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। जितनी तरह के राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे लीगल राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू प्राइवेसी, तमाम तरह की राइट्स की बात हम करते हैं आज के ज़माने में। लेकिन अगर राइट टू फूड मतलब पेट में अगर अनाज ना हो ना तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो ज़रूरी है कि पहले वो पूरा हो, पेट में अनाज हो, तभी हम एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं और तभी मानव को मानव संसाधन यानी ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। वह ह्यूमन रिसोर्स, वह मानव संसाधन जो देश के विकास में अपना योगदान कर सकेगा। धन्यवाद।